हेलो नमस्कार। आज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खास वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। तो अब हम लोग फार्मा के एक टॉपिक को गो थ्रू करने वाले हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जनरली देखा जाता है मोस्टली इन जितने भी हमारे अपने ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी नर्सिंग के लेवल पर स्टूडेंट्स हैं, इवन ये हर एक जगह पर देखा जाता है। और ये क्लासिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेरी कॉमन ड्रग्स हैं ये। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और नया शानदार टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है, आप सभी लोगों ने क्या पता सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो हम लोग आज इसको डील करने वाले हैं NSAID, दैट मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्या? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये किसके साथ डील करती हैं? ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं जो ये ड्रग्स डील करती हैं? ये डील करती हैं पेन के साथ, ये डील करती हैं फीवर के साथ, ये डील करती हैं समथिंग लाइक इन्फ्लेमेशन। ओके, तो बेसिकली पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ये तीन मेजर फैक्टर हैं जिसके ऊपर वर्क करती है हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आखिरकार काम किस प्रकार से करती हैं, हम लोग ये समझेंगे। और उसके बाद इसके काम करने के तरीके को जानने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस प्रकार से चल रहा है। ऐसी क्या चीज़ इसने करी है जिसकी वजह से ये डील कर पा रहे हैं अलग अलग डिफरेंट जो कंडीशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपका पेन हो गया, आपका फीवर हो गया और आपका इन्फ्लामेशन हो गया। इन सारी कंडीशन को कैसे हम लोग टॉलरेट कर पाएंगे विद द यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग शुरू करेंगे इसको एक अपने छोटे से डायग्राम के साथ। एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाएंगे, एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिससे हमको ईजी रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए। और उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ये देखिए भाई। अब थोड़ी देर तक बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार हम क्या बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार का है। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए, सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन हम लोग इसे बहुत ही काम माइंड होकर समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, स्मूथली समझेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से होती है। अभी हम लोग इसको डायग्राम को पहले पूरा कंप्लीट कर लें अपने। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं अपना छोटा सा एक तीन, ये हमारा हाथ का डायग्राम। ठीक है, ये हमारा, सपोज कीजिए कि ये हो गया हमारे पास हमारा राइट हैंड। ओके, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड है, अब सपोज कीजिए कि इस राइट हैंड में होती है कोई भी इंजरी। ये कोई भी क्या हो गई, इंजरी हो गई। क्या हो गई? ये इंजरी हो गई। ठीक है,
अभी बस ये मैं अपने को आप लोगों के लिए लिखा था ताकि आप लोग समझ पाएँ, बाकी आप लोग इसको प्लीज़ ऐसे ही एज्यूम करके चलिए। अब ये जो है ये यहाँ पर इंजरी हुई राइट हैंड में, ठीक है। अब जब ये राइट हैंड में आपकी इंजरी हो गई, यहाँ पर पूरा का पूरा देखिए इंजर्ड हो गया ये वाला एरिया, अब क्या होगा, अब एक प्रोसेस शुरू होगी। हमारा जो स्किन है यहाँ पर हमारे पास कुछ मैक्रोफेजेस होंगे, बेसोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, इस प्रकार के कुछ होंगे, ठीक है। और ये सभी इसमें इंजर्ड होंगे, इन सभी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। और आखिरकार वो केमिकल मीडिएटर्स होंगे कौन कौन से? वो केमिकल मीडिएटर्स होंगे हमारे पास जैसे कि सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, लेकिन हमने जिसके ऊपर ध्यान देना है वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया रोल प्ले करता है पेन वगैरह को कराने के लिए, ठीक है। पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर, इस तरीके की जो कंडीशंस हैं इसको अराइज कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास? हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन आखिरकार इस साइकिल में पहुंचा कैसे, कैसे ये जो है इस तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये केमिकल मीडिएटर बन रहा है। जब भी हमारे यहाँ पर चोट लगेगी तो यहाँ पर हमारे पास हमारे कुछ फॉस्फोलिपिड्स हैं जो, ठीक है, क्या है हमारे पास? हमारे फॉस्फोलिपिड्स ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है, और ये रिलीज करेंगे एक प्रकार का एसिड, और इस एसिड को हम लोग बोलते हैं आर्केबोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इस एसिड को? आर्केबोनिक एसिड, ठीक है। अब जब ये आर्केबोनिक एसिड रिलीज हो जाएगा, इसके बाद ये आर्केबोनिक एसिड पे एक्ट करेंगे एंजाइम्स जिसको हम तो बोलते हैं COX-1 एंड COX-2, ठीक है। कार्बोक्सिलेज टाइप के एंजाइम है ये, COX-1 एंड COX-2 नाम से जाने जाते हैं। और इसकी वजह से जो आर्केबोनिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। आगे चलकर यही प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो है बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2, ठीक है। अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2 के होने की वजह से क्या होगा, ये देखिए। इसकी वजह से जो हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी वो क्या देखने को मिलेंगी? वो देखने को मिलेगा हमें पेन, ठीक है। दूसरा देखने को मिलेगा हमें फीवर, तीसरा हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन। तो भैया इतनी चीज़ें जो हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो जाएंगी, जो कि बनेगा फॉस्फोलिपिड से। जब फॉस्फोलिपिड्स पे आर्केबोनिक एसिड रिलीज होगा और COX-1 और COX-2 एक्ट करेंगे और उसकी वजह से वो बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2, और उसके वजह से आगे बनेगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2, और जिसकी वजह से पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन, ये तीनों मेजर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इतना तो एक बेसिकली आप आइडिया लगा सकते हैं कि भैया ये क्या प्रोसेस हुई, ठीक है। अब जो कहानी है कि ये सब कुछ ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन बना, हमने देख लिया कि इंजरी हुई और इस प्रकार से आर्केबोनिक एसिड रिलीज हुआ, लेकिन ये प्रक्रिया हमारे शरीर में आगे बढ़ी कैसे वो हमने देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर अपना एक स्ट्रक्चर। ये देखिए आप लोग ध्यान से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इजी लगेगा डायग्राम, बाकी इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सब इजी है, सब इजी ही होता है। हमारे सीखने से पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम लोग सीख लेते हैं तो सब कुछ इजी हो जाता है। तो भैया सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से अभी ये जो हमारे ये मैंने बनाया क्या है, हाँ पहले तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है क्या बनाया है। तो ये हमने बनाया है यस। तो अब आप लोग देखिए, ये जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ से लेके ये पार्ट कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा एक रिले स्टेशन। ये जो है आपका पार्ट, ये है रिले स्टेशन, और ये कहाँ पर मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड पर। और ये है हमारे पास हमारा पूरा का पूरा न्यूरॉन, फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। क्या है ये हमारा पूरा का पूरा? फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन। अब होएगा क्या कि यहाँ से सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन इधर एंटर होएगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे, ये डेंड्राइट्स है हमारा, ठीक है। न्यूरॉन्स के ऊपर जो डेंड्राइट्स होते हैं उसके ऊपर जो रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है, रिसेप्टर ऑन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन अंदर आएगा और यहाँ पर आकर इसका पोलराइजेशन होगा, ठीक है। और यहाँ से पोलराइजेशन होने के बाद कुछ तो इधर आ जाएगा जो कि हमारा केमिकल कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इसकी वजह से तो इन्फ्लामेशन हो गया। अब भाई जो दूसरा है वो यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ से ये सिग्नल्स तेजी से धीरे धीरे कर इधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाने के बाद ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पे आने के बाद यहाँ से रिले स्टेशन से इधर ये सेकंड सेंसरी न्यूरॉन से आगे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये इधर को होते हुए जाएगा। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें ये मिड ब्रेन हो गया, ये हमारे पास मेड्यूला ऑब्लिंगेटा हो गया, पोन्स एंड मेड्यूला हो गए, पोन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। अभी पोन्स, मेड्यूला, मिड ब्रेन और ये अपना जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, यहाँ से आपका सेंसरी न्यूरॉन जो सेकंड सेंसरी न्यूरॉन है वो होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है हमारे पास? सेकंड सेंसरी न्यूरॉन। जब ये सेकंड सेंसरी न्यूरॉन आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच के किस जगह पे पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा भाई। अब ये वाला जो पार्ट है कौन सा वाला पार्ट है? ये है थैलेमस। ब्रेन में थैलेमस है, ये ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर हैं और यहाँ पर इसका सेंसरी, ये जो आपका जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स एरिया है, ठीक है, कॉर्टेक्स है। ये राइट है, ये लेफ्ट साइड है ब्रेन की। ये हमारे पास ये राइट हैंड है, राइट साइड का फेस है। ये लेफ्ट हैंड है हमारा, इधर पे लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट साइड का फेस है और ये लेफ्ट लेग है हमारा, ठीक है। अब ये इस तरीके से जो है हमारे ब्रेन के हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग हमने अपना हाथ, आधा फेस, ठीक है, और लेग्स, मतलब हाफ बॉडी हमने इस तरीके से इधर वाले हेमिस्फेयर में, इधर वाले हेमिस्फेयर में हमने डिवाइड कर दी, ठीक है। अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहुंचता है थैलेमस पर, यहाँ से आगे थर्ड सेंसरी न्यूरॉन से पहुंच जाता है यहाँ पर आपके कॉर्टेक्स एरिया पर, और कॉर्टेक्स एरिया पर आकर ये आपके ब्रेन के इस पार्ट को जो है पता चल जाता है कि भैया राइट हैंड पे जो है, सॉरी इस वाले जगह पे राइट हैंड पे जो है इंजरी हुई है, ठीक है, राइट हैंड पे इंजरी हुई है। इसकी एक बड़ी खास बात है कि जब इंजरी हुई राइट हैंड पर, तो जो मैसेज यहाँ से पहुंचा फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, और थैलेमस से आगे जो ये पहुंचा, तो ये जो राइट साइडेड का इंजरी थी, ये कहाँ पर मैसेज पहुंचा? लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में।
तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड होता है तो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और अगर लेफ्ट साइड का होगा तो फिर सॉरी अगर राइट साइड का होगा तो लेफ्ट साइड पर पड़ेगा। तो सिमिलरली बात है कि अगर चोट या इंजरी या फिर कुछ भी चीज़, कोई भी सेंसेशन हमें फील होगी और वो हमें राइट हैंड साइड पे होगी या राइट साइड ऑफ द बॉडी पे होगी, तो फिर वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में वो मैसेज पहुंचेगा। उसी प्रकार से मैसेज जो है यहाँ पहुंचता है, यहाँ से हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि इंजरी हुई है, और उसकी वजह से हमें अब आगे क्या होगा पूरा का पूरा कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये पूरा का पूरा वहां तक पहुंच गया, ठीक है, पूरा मैसेज लेकर। अब वहां से क्या जनरेट होता है, अब हमें होगा फीवर, इन्फ्लामेशन एंड दिस फीवर, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड ऑल द पेन एंड जितने भी हमारे सिम्टम्स होंगे, ठीक है, तब वो आएंगे। अब हमारी सारी की सारी कहानी होती है शुरू, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हमने करना है इस पूरी प्रक्रिया को स्टॉप, कंट्रोल करना है, ताकि हम पेशेंट को रिलीफ दिला पाए। तो भैया वो कैसे होगा, वो होगा यूज्ड विद द हेल्प ऑफ NSAID ड्रग्स। ओके, तो NSAID ड्रग्स को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे अब हम लोग वो देखेंगे। अब आगे एक बार वो प्रोसेस देखिए कि आखिरकार होगा कैसे। जी वाला पार्ट मैंने हार्ट ये हैंड वाला यहीं पर रहने दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो एक बात देखिए, आप सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सारा का सारा खेल कहाँ से बना था। जब आर्केबोनिक एसिड बना, जब आर्केबोनिक एसिड बना था तो आर्केबोनिक एसिड से आगे चल के क्या हुआ था, आर्केबोनिक एसिड आगे जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हुआ था। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन यहां पहुंचा था, ठीक है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन था ये जो बना था, ये बना किसकी वजह से था, COX-1 एंड COX-2 एंजाइम की वजह से, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लोग COX-1 और COX-2 एंजाइम को बनने से ही रोक दें, पहले ही वहां पर एक स्टॉपेज लगा दें, ठीक है, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं रिलीज होगा, वो केमिकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नहीं डेवलप होंगे, तो वो पूरा का पूरा मैसेज आगे कन्वे होकर नहीं जाएगा, और वो चीज़ फिर रिजल्टेंट के रूप में पेन और स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन और फीवर जो है ये सारी चीज़ें कम कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इस बेस पे हम कॉक्स के बेस पे जो है इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो भैया वो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से आती है वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो आता है वो होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। और नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, ठीक है। क्या क्या है, एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, ठीक है। ये जो दो ड्रग्स हैं ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, इसमें COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट ये करेगी, ठीक है। इसके बाद जो अगली ड्रग आती है इस क्लासिफिकेशन में वो आती है सेलेक्टिव, एक नॉन सेलेक्टिव था एक सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। अब ये सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो है वो क्या है, ठीक है। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर क्या है ये देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक मेडिसिन आती है सेलेकोक्साइम के नेम से, ठीक है। सेलेकोक्साइम जो है बेस्ट एग्जांपल रहेगा सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर का, ठीक है। उसके बाद
जो तीसरी क्लासिफिकेशन इसकी आती है वो रहेगी क्या, वो रहेगी प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। ठीक है, ठीक है, प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर जो है हमारा अगला मेडिसिन होगा। और इसके दो जो खास एग्जांपल है, बहुत ही कॉमनली है और आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, दैट इज डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम। और अगला जो है वो बोलते हैं हम लोग न्यूमोसुलाइड। ठीक है, न्यूमोसुलाइड के नाम से। तो भैया एक तो हो गया हमारे पास डाइक्लोफेनेक सोडियम और दूसरा हो गया हमारे पास न्यूमोसुलाइड। ओके, अब ये भी हो गया। अब एक हमारे पास जो सबसे खास चीज बचती है एंड में, वो हम लोग देख लेते हैं। और वो होगी क्या, ये वो होगी हमारी एंटीपायरेटिक एक्शन के साथ, एनाल्जेसिक एक्शन के साथ, बट लेस एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, एक उसका हो गया एंटी पायरेटिक एक्शन, यानी कि फीवर वगैरह को रिड्यूस करेगी। ठीक है, एंटीपायरेटिक एक्शन है, लेस एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, एनाल्जेसिक भी होगा एक्शन इसका, एनाल्जेसिक भी ऐड कर लेते हैं, एनाल्जेसिक्स, बट लेस एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे पास इसका एक लेस एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होगा। ठीक है, एक एंटीपायरेटिक होगा, एक एनाल्जेसिक होगा और एक लेस एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब लेकिन ये जो दवाई है कौन सी है, जो एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है और लेस एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग है हम सबकी प्यारी, हम सब लोग जिसको देखते हैं हमेशा से ही, PCM। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये पैरासीटामोल में ये चीज हमें देखने को मिलती है, जो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस अबाउट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर हम ये जो कॉक्स इनहिबिटर्स हैं ये दे दें तो हम लोग पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम उसको पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर, इन सारी चीज़ों से हम लोग उसको रिलीव करा सकते हैं। और यही जो है कारण है कि हमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में सारी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और आप लोग इसे इजीली ग्रेस्प कर पाए होंगे। रेस्ट आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग इन ऑल ऑफ माय वीडियोस, जिसमें हम लोग बहुत सारे नए नए कंटेंट के साथ आएंगे और सब कुछ समझेंगे बहुत ही बारीकी से। इसी तरीके से बेसिक्स पर वर्क करेंगे और जब हम लोग इस तरीके से बेसिक्स पर वर्क करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम लोग बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। और मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। So thanks a lot to all of my students for lots of love. Keep watching, keep liking and keep sharing. Thank you.